जो भी आप ग्रेडियंट लेते हैं, तो मिसाल के तौर पे आपका जो है फाइनल क्या होगा, जो लॉस वैल्यू का जो ग्रेडियंट आएगा, यानी कि ग्रेडियंट ऑफ लॉस वैल्यू, यानी ये जो लॉस वैल्यू, इसका ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, ठीक है। तो वो क्या आएगा, वो आएगा आपका ग्रेडियंट लॉस वाल और x2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ग्रेडियंट x2 x1, ठीक है, क्योंकि इसकी इनपुट जो थी वो x1 थी। जब आपने इसको यहाँ पे प्रोपेगेट किया, बैक प्रोपेगेशन की और यहाँ पे ग्रेडियंट लिया, तो उसका आएगा x2, ग्रेडियंट ऑफ x2 विद रिस्पेक्ट टू x1। तो ये आपका मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। और फर्दर जो है, लेकिन मुझे एक चीज उस दिन एकदम से जब मैंने क्लास अटेंड हुई थी, तो फिर मैंने देखा यार इसको उसने मल्टीप्लाई नहीं किया, मतलब इसकी मुझे समझ नहीं आई। मेरे ख्याल में ये बायस, ये प्लस होना है इसके अंदर, ठीक है। तो ये अलबत्ता इसने 3 वैल्यूज को जो है वो मल्टीप्लाई किया है, मतलब इसी जो जो इसके स्कोप में अब जैसे ये है, ये भी तो आ रहा है ना, ये आपका जो है ग्रेडियंट ऑफ x1 एंड w, इसको इसको भी मल्टीप्लाई किया है, लेकिन इसको नहीं किया। तो ये आपके 3 क्वांटिटीज, 1, 2 और 3, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपके पास फाइनल ग्रेडियंट आ जाता है। फाइनल ग्रेडियंट जिसके जिसके बेस के ऊपर आप वो आपका जो ऑप्टिमाइजर है वो डिसाइड करता है, ठीक है। अच्छा, ये नीचे इसने किया है, by applying the chain rule to our graph we obtain what we are looking for, gradient of loss well with respect to w, ठीक है। तो एक तो w के रिस्पेक्ट और एक बायस के रिस्पेक्ट, दो दो डिफरेंट आपके पास आएंगे। 1 into 1 into 2, ये आपका 1 into 1 into 2, और ग्रेडियंट ऑफ लॉस वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू बायस, वो उसको डिफरेंट हम कैलकुलेट करेंगे, उसमें आएगा 1 into 1। अब समझ आ गई, ठीक है। तो आपके पास ये जो है एक ग्रेडियंट ये आ गया, एक ग्रेडियंट ये आ गया, ठीक है। तो इसमें अब इसके मुताबिक जो है बिल्कुल जो आपका ऑप्टिमाइजर है वो इन वैल्यूज को देखते हुए, जैसे हमने ना पहले पढ़ा था कि अगर आपका ग्रेडियंट नेगेटिव डायरेक्शन में जो है वेट्स को बढ़ाएगा, ठीक है। ये आपका डेरिवेटिव मेथोडोलॉजी के तहत जो है आपका ऑप्टिमाइजर जो है आपकी बैक प्रोपेगेशन करता है लॉस वैल्यू को, और फिर हर पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव लेता है, ठीक है, जो उसकी वो इनपुट थी उसके ऊपर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दैट इनपुट। और फिर हर नोड को उसको आपस में उसके ग्रेडियंट्स को मल्टीप्लाई करके फाइनल ग्रेडियंट आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि अभी शायद यहाँ पे वो बताएगा आगे, सवाल ये पैदा होता है कि ग्रेडियंट डेरिवेटिव लेते कैसे हैं, ठीक है। तो उसका क्या फॉर्मूला या क्या उसका मैथमेटिकली जो है वो कौन सा प्रोसेस है जो डेरिवेटिव को सिमुलेट करता है, ठीक है। अब ये सवाल है, अभी देखते हैं आगे उसका क्या है। अब कह रहा है कि इफ देयर आर मल्टीपल पाथ्स लिंकिंग द टू नोड्स ऑफ इंटरेस्ट ए एंड बी इन द backward propagation graph, we would obtain gradient BA by summing the contributions of all paths। तो आपका जितने भी पाथ आएंगे ना बीच में, तो उन सबको आपने फिर अच्छा एक मिनट, ये इफ देयर आर मल्टीपल पाथ्स लिंकिंग द टू नोड्स ऑफ इंटरेस्ट ए एंड बी, ये वाले in the backward graph we would obtain gradient BA by summing the contributions of all the paths। इसका क्या मतलब है if there are multiple paths,
linking the two nodes of interest A, B. सर आगे पढ़ें, शायद समझ आ जाए। अब हमारे पास नोड इसको कहते हैं ना, ये नोड है, ठीक है। ये आपका एक एक जो नोड है ना, वो ये नोड है। अगर वो कहता है कि दो नोड हो, if there are multiple paths linking the two nodes of interest A and B in the backward graph, we would obtain the gradient of gradient BA by summing the contributions of all the paths. अच्छा, चलो इसको फिर शायद आगे कोई एग्जांपल आ जाए इसकी। And with that, you just saw back propagation in action. Back propagation is simply the application of the chain rule to a computation graph. There is nothing more to do to it. Back propagation start with the final loss value and work backward from the top layers to the bottom layers, computing the contribution of each parameter had in the loss value. That's where the name back propagation comes from. We back propagate the loss contributions of different nodes, ठीक है। So we back propagate the loss contributions of different nodes in a computation graph. तो जैसे हमने अभी हर loss को back propagate करते गए और उसके हमारे पास उसके derivative आते गए, gradients आते गए, ठीक है। Nowadays people implement neural network in modern frameworks that are capable of automatic differentiation such as TensorFlow. अब TensorFlow के अंदर ये जो आपके डिफरेंशिएशन है, डेरिवेटिव्स हैं, ये ऑटोमेटिकली आपके ऑप्टिमाइजर्स कर रहे होते हैं। ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन इज द इम्प्लीमेंटेड विद द काइंड ऑफ कंपटीशन ग्राफ यू हैव जस्ट सीन। तो टेंसरफ्लो जो है इनको जो इम्प्लीमेंट करता है वो इसी तरीके से इम्प्लीमेंट करता है, ग्राफ्स के जरिए, नोड्स और ग्राफ्स बना के उस तरीके से ही करता है। Automatic differentiation makes it possible to retrieve the gradients of arbitrary compositions of differentiable tensor operations without doing any extra work besides writing down the forward pass. तो आपके पास जो ये जो डेरिवेटिव्स हो रहे हैं ऑटोमेटिकली, आपके ग्रेडियंट्स रिट्रीव होते हैं, इसी से आपके ग्रेडियंट्स आते हैं, ठीक है, ठीक है। और दूसरा काम क्या हो रहा होता है, एक तो आपके ग्रेडियंट्स कैलकुलेट हो रहे होते हैं बैक प्रोपगेशन में, और दूसरा क्या हो रहा होता है, एक फॉरवर्ड पास हो रहा होता है, यानी कि ये दो काम हो रहे होते हैं, मतलब सिक्वेंशियली, यानी एक फॉरवर्ड पास हुआ, फिर उसका बैकवर्ड प्रोपगेशन, फॉरवर्ड पास, फिर बैकवर्ड प्रोपगेशन, यानी ये आपका चलता रहता है इपॉक्स के दौरान ना, ठीक है। नाउ थैंक्स टू मॉडर्न ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन टूल्स। अब यही बात मैं कर रहा था कि भाई डिफरेंशिएशन होती कैसे है, क्या चीज है जो उसके डेरिवेटिव्स ले रही है। यू विल नेवर हैव टू इम्प्लीमेंट बैक प्रोपगेशन योरसेल्फ, मतलब हमें वो कहता है कि आपको डेरिवेटिव्स लेना या उस तरह वो खुद से नहीं करना, वो खुद ब खुद आपका जो टेंसर फ्लो है वो कर रहा है, ये मतलब बैक एंड के ऊपर आपको पता नहीं होगा, वो जो डेरिवेटिव्स ले रहा है ना, वो खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली डेरिवेटिव्स लिए जा रहा है टेंसर फ्लो, ठीक है। कंसिडर योरसेल्फ लकी, मतलब अगर हमें खुद से इम्प्लीमेंट करना पड़ता, आप इमेजिन करें कि हमें कितने बड़े बड़े फंक्शंस बनाने पड़ते, तो फिर उन फंक्शंस को हमें कॉल करना पड़ता हर पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल करना पड़ता जो यहाँ उसके डेरिवेटिव लेता, मतलब हर जगह पे आप फंक्शन इंप्लीमेंट करते जो कि डेरिवेटिव्स लेते हैं। अब यहाँ पे आइए, ये जो है ना, ये मतलब मजेदार चीज, ग्रेडियंट टेप। तो ये आपके टेंसर फ्लो में जो एपीआई है एक, उसका जो है पावरफुल एपीआई जो है, और ये इसके पास जो है कि डिफरेंशिएशन कैपेबिलिटीज
हैं इसके पास, उसको कहते हैं हम ग्रेडियंट टेप। तो ये हमने पहली वाली बुक में नहीं था, ये अब इस बुक में अब नया आया है। It's a Python scope that will record the tensor operations that run inside it in the form of computation graph, sometimes called tape. तो ये जो ग्रेडियंट टेप है, इसके अंदर यही जो आपके ग्राफ्स हैं, इस तरीके से वो पूरा ग्राफ बनाता है, और उस ग्राफ के जरिए वो फिर आपके ग्रेडियंट्स कैलकुलेट करता है। So this graph can be then be used to retrieve the gradient of any output with respect to any variable or set of variables, instances of the tf.variable class. तो आपके जो भी जितने भी आपके ग्राफ के अंदर जितने भी यहाँ पे वेरिएबल्स आएंगे, यहाँ पे जिस स्टेज के ऊपर, वो सारे आप देख सकते हैं मेरे ख्याल में इस tf.variable क्लास के साथ। ठीक है, तो इसकी देखते हैं एग्जांपल वगैरह यहाँ पे भी रन करके देखेंगे। TF variable is a specific kind of tensor meant to hold mutable state. For instance, the weights of the neural network are always TF.variable instances. तो जितने भी आपके जो ग्राफ है, जितना भी बड़ा आपका नेटवर्क है, सीक्वेंशियल है, जितनी भी लेयर्स हैं उसकी, वो सारे के सारे उसके अंदर जो वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहे होंगे, वो आप TF.variable के इंस्टेंस के अंदर होंगे वो। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि ये क्या है, ग्रेडियंट टेप। इंस्टेंशिएट स्केलर वेरिएबल विद द इनिशियल वैल्यू ऑफ 0। अब हमें ये जो है, ये जो आपकी बता रहा है, ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन हमें ग्रेडियंट टेप की दिखा रहा है। तो हमने सबसे पहले एक जीरो वैल्यू के साथ एक वेरिएबल एक इंस्टेंशिएट किया इस क्लास, ये TF वेरिएबल एक क्लास है, तो इस क्लास के जरिए हमने एक वेरिएबल इंस्टेंशिएट किया। ठीक है, अब हम इस TF वेरिएबल को यूज करेंगे अपने ग्रेडियंट टेप के अंदर। तो एक हमने ग्रेडियंट टेप का एक इंस्टेंस क्रिएट किया विद TF.gradient_tape एज टेप, जैसे हम टेंसर फ्लो एज टेप करते हैं। तो उस तरीके से ये हमने इसको इंस्टेंशिएट किया, और आगे आपने क्या कर दिया, y इज इक्वल टू 2x + 3, जैसे mx + b आपका वो इक्वेशन होती है। ठीक है, तो आपने एक इक्वेशन बनाई, ठीक है, अपनी तरफ से, y इज इक्वल टू 2x + 3। तो उसके बाद ग्रेडियंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप जब ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे, डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो सिंपली आपने ये टेप के इंस्टेंस में टेप.gradient और y(x) डाल देना इसमें, तो ये आपको इसका डेरिवेटिव आपको मतलब दे देगा इसमें यहाँ पे। तो द ग्रेडियंट टेप वर्क्स विद द टेंसर ऑपरेशंस x इज इक्वल टू TF वेरिएबल। अब आपके पास ये टेंसर, ये तो पहले आपने सिर्फ एक कांस्टेंट बनाया, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे एक पूरा आप जो है एक मैट्रिक्स बना रहे हैं। ठीक है, मैट्रिक्स एक आपका वेरिएबल्स का मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, वो भी आप इंस्टेंशिएट जो कर रहे हैं वो भी इस क्लास के साथ करेंगे, जो TF.variable क्लास के साथ, और उसमें आप TF.random यूनिफॉर्म 2 2। तो ये आपका जो जैसे np.random करके होता है ना, तो उस तरीके से ये टेंसर फ्लो के अंदर जो है आपका इस तरीके से बनेंगे टेंसर्स। अब ये नया जो मेथड है आपका इस बुक में, तो आप TF.random करके ये इंस्टेंशिएट अ वेरिएबल विद द शेप ऑफ 2 2 एंड एन इनिशियल वैल्यू ऑफ ऑल जीरोस। ठीक है, तो इसमें 0 आएंगे सारे के सारे। मेरे ख्याल में जो ये यूनिफॉर्म है, इसका ये आपको यूनिफॉर्म के जो मेथड है, यूनिफॉर्म के मेथड से आपको सारे 0 0 वाले मिलेंगे। यहाँ ये देख लेते हैं इसको। outputs random values from a uniform distribution। तो यहाँ पे आपके पास जो ये TF.random.uniform है, इसमें आपके शेप देनी होगी, जैसे हमने 2 2 की दी है,
मिन वाल 0 और मैक्स वाल नन। तो ये आपकी डिफॉल्ट वैल्यूज में ऑलरेडी मौजूद हैं। अगर आप ना देंगे तो ये डिफॉल्ट वैल्यूज यूज होंगी। तो इसमें हमारे पास the generated values follow a uniform distribution in the range mean val max val. The lower bound mean val is included in the range while the upper bound max val is excluded. तो आपके पास जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो 0 है, ठीक है, और इसके तहत आपके वो 0 0 के मैट्रिक्स बना देगा 2 by 2 का, ठीक है। तो ये आपके पास 0 0 का मैट्रिक्स है विद टीएफ डॉट ग्रेड टेप एज टेप। ये आपका वही हो गया, और आपका यहाँ से आप पास करेंगे, आपके पास इसके डेरिवेटिव्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करेगा हमारा बैक प्रोपेगेशन में आपका जो है ऑप्टिमाइजर। उसके बाद अच्छा, ये इधर देखें ये क्या लिखा हुआ है, ये देखें आप थोड़ा सा हाँ इनके इंट्यूशन के लिए कि ये हो क्या रहा है। gradient of y with respect to x is a tensor of shape 2 2। अब आपके पास जो इनपुट शेप थी वो भी 2 2 थी, और आपके पास जो आउटपुट आएगी इधर वो भी 2 2 का होगा मैट्रिक्स, ठीक है। डिस्क्राइबिंग द कर्वेचर ऑफ y, ठीक है। आपके पास जो आएगा कर्वेचर या आपका जो आएगा स्लोप जिसे कहते हैं, स्लोप लाइन जाती है, उसका हमें ये स्लोप निकाल के देगा किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ठीक है। इस पॉइंट पे हमें उसका स्लोप वो निकाल के देगा जी। जी जी ठीक है। और ये आप देखें ये दो एक वेरिएबल पे भी ये काम करता है, सिर्फ सिंगल वेरिएबल पे। फिर एक हमारे 2 by 2 के या जितने भी मैट्रिक्स हो उस पर भी काम करेगा। फिर उसके बाद ये क्या करेगा, ये लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स पे भी काम करेगा, ठीक है। तो जैसा कि टी एफ डॉट वेरिएबल टी एफ रैंडम डॉट यूनिफॉर्म, ये आपका 0 0 का हो गया वही। बी जो है आपका एक सिंगल वेरिएबल हो गया, बायस हो गई, ठीक है। और नहीं एक बायस नहीं, ये कितने होंगे, ये टू शेप होगी ना, 2 की शेप होगी ना ये। और उसके बाद आपका एक और x हो गया, वो भी 2 2 की शेप होगी। तो ये आपका जो है वही टी एफ डॉट मैट्रिक मल्टीप्लीकेशन डब्ल्यू एक्स प्लस बी, ठीक है। और उसके बाद आपने वही ग्रेडियंट आपने उसमें उसके पास कर दिया। हाँ ये है आपकी लिस्ट जिसका वो कह रहा है कि आपका जो ये देखें यहाँ पे लिखा होगा ग्रेडियंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू w एंड b। अब आपके इसमें 2 ग्रेडियंट वो आपको मतलब डील कर रहा है, यानी कि एक नहीं 2 ग्रेडियंट। एक आपका y ग्रेडियंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू w करेगा, और दूसरा क्या करेगा, और ग्रेडियंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू बायस। तो ये दोनों आपको मतलब करेगा रिटर्न। यू विल लर्न अबाउट द ग्रेडियंट टेप इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो ये अभी थोड़ा सा उसने बताया है ओवरव्यू, नेक्स्ट चैप्टर में हमारे पास ज्यादा ये होगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं। लुकिंग बैक एट आवर फर्स्ट एग्जांपल, वी आर nearing the end of the chapter and you should now have a general understanding of what's going on behind the scene the neural network. What was the magical black box at the start of the chapter has turned into a clearer picture as illustrated in 2.26। तो आपके पास ये सारा जो है इसका बनेगा फ्लो, जो आपके पास जो अब बड़ी क्लियर हमें एक ना अंडरस्टैंडिंग बन गई कि यहाँ से हमारे पास फॉरवर्ड पास आएगा, फॉरवर्ड पास हमारी इनपुट आएगी इधर से, ठीक है। और इनिशियल वेट्स जो हैं वो इनिशियलाइज होंगे जैसे हम यहाँ कर रहे हैं ये वाले, ठीक है। ये W, ये बिल्कुल यही चीज होगी। यहाँ पहले आपका इनिशियल वेट होंगे ये वाले, ये बायस होगी, ये इनिशियलाइज होगी, ये आपकी वैसे इनपुट आ रही है आपकी जो पिक्चर वगैरह है या कोई भी डाटा है,
ये इनपुट है आपका, इनपुट टेंसर, ये चीज हो जाएगी। उसके बाद फिर यहाँ पे आपके टेंसर ऑपरेशन, उसका आउटपुट, फिर टेंसर ऑपरेशन, फिर उसका आउटपुट, फिर यहाँ पे आपके प्रेडिक्शन आ गई। अब आपका लॉस फंक्शन जो है ये डिफरेंस निकालेगा इन दोनों के बीच में, या आपकी जो ट्रू टारगेट्स थे, प्रेडिक्शन थी, इनमें जो डिफरेंस आया वो आपका लॉस आ गया। लॉस जो है वो आपका बैक प्रोपोगेट हुआ। अब बैक प्रोपोगेट जो है बेसिकली वो उसने जब मैं जैसे दिखाया यहाँ पे, बैक प्रोपोगेट जो है आपका ऐसे हो रहा है हर नोड के ऊपर, हर नोड के ऊपर बैक प्रोपोगेशन हो रही है। तो ये वाली जो है ये आपको इसने यहाँ दिखाया है, ये आपका ऑप्टिमाइजर जो है बैक प्रोपोगेशन करेगा और उसके मुताबिक फिर जो है वेट्स को अपडेट करेगा या बाइस को अपडेट करेगा जैसे जैसे उसका ग्रेडियंट आएगा। Let's go back to the first example in this chapter and review each piece in the light of what we have learned since this was the input data. आपके पास ये input थी, images थी, ठीक है, और वही चीज हमें दिखा रहा है। उसके बाद क्या है कि now understand that input images are stored in NumPy tensor which are here formatted as float tensor of shapes this। तो आपको यहाँ पे आपने फ्लोट में चेंज किया पिक्चर्स को, ठीक है। उसके बाद जो है आपका ये आपका जो है पहला ये मॉडल आ गया आपका क्रेस्टेंशियल, ये आपके डेंस लेयर आपकी सॉफ्ट मैक्स के साथ जो आपके 10 क्लासेस आएंगे, ठीक है। तो ये आपका पहला स्टेप हो गया। उसके बाद नाउ अंडरस्टैंड दैट दिस मॉडल कंसिस्ट ऑफ अ चेन ऑफ डेंस लेयर्स। अब आपके पास एक चेन होगी जिसमें दो नोड हैं, एक ये नोड है, एक ये नोड है, ठीक है। जैसे आप उस ग्राफ को जरा विजुअलाइज करें अपने ज़हन में, तो आपके पास दो नोड हैं, ठीक है। ये आपका मतलब लास्ट नोड है, फिर ये उससे पहला का नोड है, और ये that each layer applies a few simple tensor operations to the input data and that those operations involve weight tensors, ठीक है। अब आपके पास जो इनिशियलाइजेशन है, ये वेट्स की इनिशियलाइजेशन ऐसे ही होगी, ठीक है। उसके टेंसर बनेंगे, ठीक है, और वो ऑपरेशन होंगे फिर अंदर उसके मतलब जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और ये चीजें, ठीक है। weight tensors which are attribute of the layer are where the knowledge of the model persist। तो हमारा सारे का सारा जो ये इसका सारा बनाने का मकसद, फ्लो बनाने का मकसद असल में हमारे पास वेट्स की वैल्यूज हमारे पास आ जाएं और बाइसेस की वैल्यूज हमारे पास जो है ना वो हमारे पास हमें मिल जाएं। तो दरअसल यही ट्रेंड नेटवर्क होता है और यही हमने सेव करना होता है और यही हमने लोड करना होता है, ये वेट्स टेंसर्स जो है। दिस वाज द मॉडल कंपाइलेशन स्टेप्स। फिर आपका कंपाइल हो गया इसमें। अब कंपाइल जब हुआ तो आपके पास यहाँ पे स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी, ये आपका लॉस फंक्शन है, दैट इज यूज्ड टू फीडबैक signal for learning the weight tensors and which the train phase will attempt to minimize। तो आपका जो है ये आपका लॉस मैट्रिक लॉस जो है इससे कैलकुलेट होता है भाई, जैसे कि आपका लॉस जो ये लॉस वैल्यू जो है आपकी, ये लॉस फंक्शन, ठीक है। यहाँ से ये इनके दोनों में जो फर्क बताते हैं, ये कितना फर्क है इन दोनों में, रियल पिक्चर में और प्रोडक्शन के अंदर, उसके अंदर फर्क कितना आ रहा है उसको हमें बताता है। तो उसके बाद यही लॉस जो है ये बैक प्रोपोगेट होता है, ठीक है। तो इसलिए you know that this reduction of the loss happens via mini batch stochastic gradient descent। The exact rule governing the specific use of gradient descent are defined by the RMS prop optimizer। अब वो जो रूल है, ठीक है, वो रूल क्या है, जो कि ग्रेडियंट डिसेंट जो है वो आप जब वो बैक प्रोपोगेशन होगी, ठीक है, तो वो किस रूल के तहत जो है वो अपडेट करेगा वेट्स को और बाइसेस को, वो हमने उसकी थोड़े सा हमने ओवरव्यू जो लिया था कि अगर ग्रेडियंट नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वेट्स को क्या अपोजिट डायरेक्शन में जो है चेंज करेंगे ताकि हमारा लॉस कम हो। तो ये उस तरह का रूल जो है उसके ऊपर आरएमएस प्रॉप जो है वो उस रूल के तहत चलेगा, ठीक है। फाइनली दिस वाज द ट्रेनिंग लूप। फिर आपके
पास आपने इपॉक्स डिफाइन कर दिए, उसके अंदर कितने इपॉक चलेंगे ट्रेनिंग में, लेबल्स और बैच साइज. Now you understand what happens when we call the fit. The model will start to iterate on the training data and mini batches of 128 samples 5 times over each iteration of all the training data is called an epoch. अब आपके पास जो है 5 epoch लगाए हैं आपने, तो epoch का मतलब क्या है? epoch का मतलब ये है कि आपकी जो एक आइट्रेशन है और वो आपके पूरे डाटा के ऊपर चलेगी तो जाके एक epoch होगा, ठीक है. अब दैट मीन्स कि अगर आपके पास ट्रेनिंग इमेज में 60,000 पिक्चर्स हैं, तो आपके पास और एक बैच बनाया आपने कितने का, 128 का, तो दैट मीन्स ये जो है एक ईपॉक के अंदर से कितने बैच गुजरेंगे कि 60,000 तस्वीरें पूरी हो जाएं. तो वो जो है आपका 60,000 तकसीम 128, तो ये जो वैल्यू आएगी असल में ये आपके पास वो आएगा कि ये कितनी दफा आपका कितने जो है वो बैच गुजर जाएंगे एक ईपॉक में से, तो आपका जो है 60,000 का डेटा पूरा हो जाएगा. तो 60,000 तकसीम 5 तकसीम 128, तो ये आपके 3,333 आपके जो बैचेस हैं. सर डिवीजन सही नहीं हुआ, वो 18 के साथ डिवीजन हो गया, 469 होगा. ओ ठीक है, 60,000 तकसीम 128. ओ ये तो कुछ और ही हो गया, ठहरें जी. ठीक है, 469 बैचेस हर ईपॉक में से गुजरेंगे, तो दैट मींस आपका जो 60,000 पिक्चर्स है ना वो पूरी होगी, यानी कि एक ईपॉक में से 60,000 पिक्चर्स गुजरनी ही गुजरनी है, ठीक है, लेकिन वो बैच बाय बैच गुजरेंगी. सही है. उसके बाद आगे फॉर ईच बैच द मॉडल विल कंप्यूट द ग्रेडियंट ऑफ द. अच्छा, हर बैच के ऊपर जो है, जब एक बैच गुजर जाएगा, उस बैच के गुजरने के बाद उस बैच के ऊपर पूरा एक लॉस का जो है ना वो कैलकुलेशन होगी, ठीक है. उस बैच के ऊपर, पूरे बैच के ऊपर होगी, यानी बैच बाय बैच आपके लॉस कैलकुलेट होगा. उसमें फिर लॉस फंक्शन उसके वाई ट्रू वाई प्रेड में से माइनस करेगा, और जितना लॉस आएगा वो फिर क्या करेगा, ऑप्टिमाइजर जो है उस लॉस को देखते हुए उसका ग्रेडियंट लेगा, ठीक है, और ग्रेडियंट लेके फिर आप उस वेट्स को जो है ना वो चेंज करेगा उस हिसाब से. सही. और देन आपका यूजिंग द बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम व्हिच डिराइव्स फ्रॉम द चेन रूल इन कैलकुलस. तो आपके पास हमने अभी देखा कि चेन रूल जो है वो कैसे चलता है, ठीक है. and move the weights in the direction which that will reduce the value of the loss for this batch. तो फिर आप यानी कि जो बैच गुजर गया है, ठीक है, तो उस बैच के लिए वो फिर वेट्स को चेंज करेगा. किस डायरेक्शन में वेट्स को चेंज करेगा? सो दैट कि आपका जो टोटल लॉस है वो रिड्यूस होना चाहिए, ठीक है. At after these 5 epochs, the model will have performed 2, 3, 4, 5 gradient updates, ठीक है, यानी कि आपके 1, 2, 3, 4, 5 5 दफा जो है वो आपके ग्रेडियंट अपडेट हो जाएगा, ठीक है. और 469 आपके यानी कि 469 टाइम्स हर इपॉक के अंदर चले, मतलब होगा इसका क्योंकि आपके 128 का इसका ये मतलब हो सकता है कि हर बैच जो हम बेचते हैं ट्रेनिंग में उसके ऊपर एक अपडेट होती है वेट. जी जी जी, एक जो भी एक बैच गया उसके ऊपर उसने देखा कि इस बैच की जो वाई ट्रू थी और वाई प्रेड 128 वाई ट्रू आई हैं और 128 वाई प्रेड आई हैं, ठीक है. उसका उसने ले लिया जो मीन स्क्वेयर्ड एरर कह रहा हूँ, बाइनरी क्या कहते हैं उसको, कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी. जी, कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी के तहत उसका लॉस कैलकुलेट कर लिया गया
ये एक एक्यूमुलेटिव लॉस होगा, ये नहीं कि तो आपका एक एक्यूमुलेटिव नंबर आएगा। बैच साइज अगर कम हो तो ज्यादा अच्छा है या अगर ज्यादा हो तो अच्छा है? बैच साइज क्या रखना है, मतलब बहुत ज्यादा आप बड़ा भी ना रखें, क्योंकि वो फिर आपका टाइम कंप्यूटेशन के रिसोर्स वो ज्यादा लेगा, और बहुत छोटा भी ना रखें कि वो बहुत ही लंबा है कि 24 घंटे लगा ही रहे वो उसके नहीं, तो एक एक। अगर हम एक ये हो सकता है कि अगर हम बैच साइज बहुत कम कर दें, मिनिमाइज कर दें, तो उसमें ओवरफिटिंग की चांसेस ज्यादा है। ओवरफिटिंग के चांसेस, जी, क्योंकि लॉस आपको वेट जो है वो बार बार अपडेट हो रहा है ना, बहुत ज्यादा टाइम, मतलब यू कह सकते हैं iteration हो सकता है। ओवरफिटिंग के चांसेस तो नहीं होंगे, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि आपको हमने ना फिर पिछले चैप्टर में ये पढ़ा था, एक मिनी बैच है, फिर एक जो है आपका 1 by 1 है, और एक आपका फुल वंस ऑफ जो है आप सारा डेटा भेज देते हैं। वो चलो वो कहता है इसके कि अंदर हो शायद सबसे आगे आ भी जाए। जी जी। नहीं, इसको अभी फौरी तौर पे मैं ढूंढ लेता हूँ, मसला नहीं है। ये देखिए, गुड हो गया। डुप्लीकेट करके इसको मैं अभी मिनी बैच ढूंढ लेते हैं, मिनी बैच, मिनी बैच। सर गूगल में मिनी सर्च बैच करके किधर है? गूगल में सर्च कर द इम्पैक्ट ऑफ बैच साइज। मिनी बैच था यार, कहीं कीवर्ड था, एससीडी। क्या होता है भाई? हाँ, ये देखें, ये पढ़ने में छोटा सा है, ये एक ही पैराग्राफ है। नोट दैट द वेरिएंट ऑफ मिनी बैच एसजीडी एल्गोरिथम वुड बी द ड्रॉ अ सिंगल सैंपल, मतलब हर पिक्चर को आप पिक्चर 60,000 पिक्चर्स हैं, 60,000 पिक्चर्स को 1 by 1 लें, ठीक है, rather than drawing a batch of data, this would be true SGD, ठीक है, as opposed to mini batch, ठीक है। Alternatively, going to the opposite extreme, you could run every step on all data available, which is called the batch gradient descent, ठीक है। Each update would be then more accurate. अब ये एक्यूरेट बहुत होगा इस केस में, कि अगर आप फुल डेटा जो है ना वो आप अगर पास करें, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होगी, बट फॉर मोर एक्सपेंसिव। इसमें आपके ह्यूज जो है ना, अगर सीपीयू है तो सीपीयू हो सकता है डाई हो जाए, ठीक है, या आपका अगर जीपीयू, अगर आपके जीपीयू है तो हो सकता है गूगल आपका ब्लॉक ही कर दे। The efficient compromise between these two extremes is to use mini batches of reasonable size. जैसे अब उसने 128 का लिया, आप 256 का ट्राई कर लें, ठीक है, तो इस तरीके से। अच्छा जी, आगे आगे जी, after 5 epochs the model will have performed 2345 नहीं, actually 2345 sorry 2345। अब ये कैसे आया है? ये आया है आपका 469 मल्टीप्लाई बाय मेरे ख्याल में 5, गलत पढ़ रहे थे उसको यार, नोट किया करें यार, 469। ये वही 60,000 को 128 से डिवाइड कर ले तो यही बात है मेरे ख्याल में। हाँ, ये 2345 टाइम्स जो है वो वेट्स को अपडेट करेगा, ठीक है, आपका एक इपॉक, ठीक है, एक इपॉक में आपके पास नहीं 5 इपॉक आफ्टर दिस 5 इपॉक्स, आप इस 5 तरह इपॉक। करें सर, जी 60,000 डिवाइड बाय 128 कर ले तो आपके पास ये 468 समथिंग आएगा। जी जी ये पहले आया हुआ जी, ये पहले आया 4 हुआ है। मरतबा और जी। तो 469 जो है आपका, ये नंबर वो है जो हर इपॉक में आपके बैचेस जो हैं वो 469 बैचेस चलेंगे ना, ठीक हाँ, है। 469 बेचेस चलेंगे, उसी के मुताबिक आपके वेट्स अपडेट होंगे।
वेट्स अपडेट होंगे, यानी हर बैच के ऊपर वेट्स एक दफा अपडेट होंगे। तो 5 इपॉक्स में आपके पास 469 मल्टीप्लाई 5, तो आपके 2345 टाइम्स जो है आपके वेट्स अपडेट हो रहे हैं। जी ठीक है। and the loss of the model will be sufficiently low that the model will be capable of classifying handwritten digits with the high accuracy. ठीक है। At this point, you already know most of the what there is to know about the neural networks. Let's prove it by implementing a simplified version of the first example from scratch in TensorFlow step by step. अब वो हमारे पास ये जो है ये क्या करने लगा है यार, ये तो बार बार ये कोई नई चीज ला रहा है। चलो टाइम अब वो कहता है कि जो है मेरा ख्याल में टाइम भी एंड हो गया है, 2 मिनट रह गए हैं, तो इसको फिर कल करें। यस जी सर इंशाल्लाह नेक्स्ट कल करते हैं। उसमें कोई क्वेश्चन आंसर वगैरह कोई करना चाहते तो कर, किसमें? जो हमने पढ़ लिया। जी क्वेश्चन अगर कोई है तो बताइए। ग्रेडियंट टेप जी? के बारे में थोड़ा सा बताइए। ग्रेडियंट टेप ग्रेडियंट टेप जो है एक क्लास एक फंक्शन है जो कि आपको डेरिवेटिव मतलब देता है। अगर आप उसको इनपुट करें, जैसे आपने इंस्टेंशिएट किया, ये एक ग्रेडियंट टेप का एक इंस्टेंस बनाया, ठीक है, एज अ टेप, जैसे आप टेंसरफ्लो एज टेप को करते हैं। तो उसके बाद आपने एक एक्सप्रेशन लिखा y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, जैसे mx प्लस b होता है। उसके बाद ग्रेडियंट में से वो गुजारेंगे टेप डॉट ग्रेडियंट और y और x, तो ये आपको एक डेरिवेटिव दे देगा, रिटर्न कर देगा, ये आपको डेरिवेटिव में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका ये जो है मैट्रिक्स में भी मैट्रिक्स भी पास कर सकते हैं, वेरिएबल भी पास कर सकते हैं, और लिस्ट ऑफ मैट्रिक्स भी पास कर सकते हैं। सर वो तो ठीक है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ नहीं कि हम यूज क्यों करेंगे इसे। यूज क्यों करेंगे? ये आप अपना कस्टमाइज्ड अगर जब बनाएंगे ना फंक्शंस, कस्टमाइज्ड जो आपके होंगे लॉस फंक्शन नहीं, ऑप्टिमाइजर्स या लॉस फंक्शंस, तो उसमें ये यूज करेंगे आप। वैसे तो बने बनाए पड़े हुए हैं, ठीक है, तो ठीक है आपने ये आपको खुद कैलकुलेट कर देगा।